और इनके माध्यम से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी अन्य पोषक तत्व है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमने स्विच दबाया, बल्ब जल गया ना, उसी प्रकार जैसे मुझे गर्म चीज छुआ या जैसे मुझे कोई पिन चुभा तो मुझे इसकी जानकारी हो गई। प्रकाश की मात्रा तेज होने पर पुतली अपने आप सिकुड़ जाती है तथा प्रकाश की मात्रा कम होने पर यह फैल जाती है। खून कहां से निकल रहा है, देख रहे हो, ये खून जा रहा है इधर और ये हमारे महाधमनी से होकर निकल रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नामांकित चित्र, सबसे महत्वपूर्ण, और उसका कार्यविधि। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिसमें हम लोग मेनली आज बात कर लेंगे मानव हृदय के बारे में, यानी विकास सर के दिल के बारे में। अरे नहीं, विकास सर के दिल के बारे में नहीं, सबके दिल के बारे में। यानी हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, हमारे हृदय की आकृति क्या होती है, हमारे हृदय में कैसे खून जाता है हृदय से पूरे शरीर में, और कैसे वापस पूरे शरीर से हृदय में खून आता है। सर हम लोग तो बोलते हुए सुने हैं कि सर मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है। कैसे सर पंप की तरह कार्य करता है, कैसे ये पंप करता है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग हमारे आंख के बारे में देखेंगे। तुम्हारी प्यारी प्यारी दो अखियां जो पढ़ाए मुझे सारी, क्या बोलते हैं, एग्जाम या चाहे जो भी हो। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बाद, मानव नेत्र के बाद न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन का कार्यविधि, स्ट्रक्चर देखेंगे, और साथ ही साथ लास्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सभी को एक बार बता दीजिए। चलिए देखते हैं क्या ही आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, तो टाई टाई आ जाओ, क्या ये देखो। सबसे पहला सवाल आप लोगों का रहेगा, क्या मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी हमारे मानव हृदय जो है, हमारा दिल जो है, हमारे हार्ट जो है, इसका चित्र और साथ ही साथ कैसे कार्य करता है वो ये आता है पूरा पूरी बता दो 5 नंबर का। सिर्फ चित्र बनाने आएगा तो 3 नंबर का आएगा, लेकिन चित्र के साथ पूरा कार्यविधि आएगा तो 5 नंबर का। चलिए पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप प्यारे से हमारे दिल को देख लीजिए। अरे अरे, मेरा दिल नहीं है ये, हम सबका दिल है ये। आप लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, ठीक है, आप देख ही सकते हो। हम बताएंगे आप लोगों को ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। ये इसका तो चलो स्ट्रक्चर आप छाप लोगे, ठीक है। अब देखो कैसे ये, सबसे पहले इसके बारे में जताता हूं, आप लोग जताता नहीं हूं, बताता हूं क्या क्या है इसमें। तो बता दूं, हमारे जो हृदय है ना, इसमें 4 गो कोष्ठक होते हैं। बोले सर हमारे हृदय में 4 कोष्ठक मतलब 4 गो कह सकते हो कोष्ठ होते हैं, तो 4 गो जगह होता है। अरे हाँ, मतलब 4 गो सर किसी को हम रख सकते हैं दिल में। अरे वक बुड़बक, 4 गो कोष्ठक यानी 4 कोष्ठक का अलग अलग काम है। आप कोष्ठक देख लोगे भाई, मान लो ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, यानी 4 कोष्ठक दिख रहा है। ये आप लोगों का 4 कोष्ठक है। मैंने नेमिंग कर दिया 1 2 3 4। 4 कोष्ठक का सर नाम क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें मुख्यतः होता है अलिंद और निलय। सर याद कैसे रखेंगे कौन अलिंद कौन निलय है, तो बता दो, अलिंद अ पहले आ रहा है तो अलिंद ऊपर हो जाएगा, और निलय क्या हो जाएगा नीचे, नौ से नीचे अ से ऊपर, मतलब अ से अ पहले आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा, और नौ से निलय, नौ से नीचे, यानी निलय क्या होता है नीचे। तो आज के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या है देखो, सबसे पहला देखो, आप देख सकते हो भाई, ये हमारे दिल का बायां साइड है, ये बायां साइड है, तो इसको बोलेंगे ऊपर वाला को बायां अलिंद और नीचे वाला को बायां निलय। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ध्यान से देखिएगा, ये जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे अलिंद, और ये नीचे जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे निलय। ऊपर वाला को अलिंद बोलेंगे, नीचे वाला को निलय। हाँ, बायां साइड में होगा तो बायां अलिंद, और दायां साइड में होगा तो दायां अलिंद। देखिए इस बार इसको बोलते हैं दायां अलिंद, इसको नीचे वाला को दायां निलय, नीचे वाला है बायां निलय, समझ गए। तो ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। अगर बाएं साइड में है तो बायां अलिंद बायां निलय, और दाएं साइड में है तो दायां अलिंद दायां निलय। अच्छा सर ये काम कैसे करता है, तो बता दूं, हमारा जो शुद्ध रक्त है वो कहां से आता है, फेफड़े से होकर आता है। अच्छा किसके माध्यम से आता है सर, तो वो आता है फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। ध्यान सुनिएगा, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये आपको 2 रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता यहां वाला, ठीक है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते से होकर ब्लड हमारे इसमें एंट्री कर रहा है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये इस रास्ते से होकर, और ये आपका 1 मिनट, ये रास्ते आपका आने का नहीं जाने का रास्ता है, ठीक है। देख सकते हो एरो दिखाई गया, यहाँ जाने का रास्ता है, और ये आने का रास्ता, यानी इस रास्ते से होकर, ये वाला रास्ता दिख रहा है आपको, इस रास्ते से हमारे हृदय में शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, मतलब सर, मतलब हमारे फेफड़े से जो रक्त आ रही है, फेफड़े में जाती है रक्त, रक्त जाती है, ठीक है। वो हम बताएंगे कैसे जाते हैं, क्या होती है, वहां पे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड चूस के बाहर निकाल देता है, और वहां से शुद्ध रक्त जो होता है ना हमारे फेफड़े से,
फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय में एंट्री, यानी ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हृदय का जो एंट्री पॉइंट कहां पे है, तो सबसे पहले देख लो यहां पे हमारा एंट्री हो रहा है। यहां पे हमारा जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त मतलब बता दो ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त मतलब सर, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है उस रक्त में, ठीक है। और एक होता है अशुद्ध रक्त, जिसको बोलते हैं वी ऑक्सीजनित रक्त, या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी बोलते हैं। वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो, एक एक चीज मैं समझा दूंगा। ये समझ लोगे ना तो भाई ये सारा चीज तुम चुटकी में खाली पढ़ेंगे समझ में जाओगे, तो बस खाली पहले फिगर समझ लो, ठीक है। तो ये फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से खून आ रहा है। ये देखो यहां पर ना वाल्व टाइप का बना होता है, ये आपको दिख रहा है, ये वाल्व टाइप का है, वाल्व। जैसे यहां पर खून ज्यादा हो जाता है, जैसे यहां पर हम लोग का रक्त ज्यादा हो जाता है, ये वाल्व क्या होता है, खुल जाता है ट्विंग करके, और ये नीचे आ जाता है। देखो यहां पर ये हम लोग का खून जमा होने लगता है, ठीक है, जब वो ज्यादा होता है, समझ गए। जब यहाँ पे ब्लड जम गया, मतलब जम गया मतलब स्टोर हो गया, अब क्या करेगा, हृदय पंप करेगा धुड़ुक करके। भाई होता ना हृदय धकड़ 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 धकड़, हर वक्त हो रहा है हृदय, हो रहा है हर वक्त धकड़ धकड़, तो हृदय कैसे करे, पंप करेगा, यानी चिपकेगा थोड़ा। जैसे ही चिपकेगा तो प्रेशर मार के जो ब्लड है ना ये जाएगा, ठीक है, ये ब्लड निकलेगा। अब ये ब्लड निकल के देखो इस रास्ते से देखो निकला, ये रास्ता दिख रहा है, इससे होकर आप देख सकते हो ये, और इसको बोलते हैं, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना मोटा सा, ठीक है, ये जो आपको मोटा सा रास्ता दिख रहा है ये वाला बोलते हैं महाधमनी, देख रहे हो, ये हमारे हृदय से यहां से रक्त निकल जाता है, ठीक है। ये हृदय से रक्त निकलता है, जैसे हमारे हृदय ने पंप किया, अब ये खून कहां से निकल रहा है, देख रहे हो, ये खून जा रहा है इधर, और ये हमारे महाधमनी से होकर निकल रहा है। देखो महाधमनी से होकर ये ब्लड निकल जाएगा, खून निकलेगा, और महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में, महाधमनी जो है, महाधमनी क्या है सर, जाने का एक रास्ता है, जैसे हम लोग का सिरा होता है ना उसी प्रकार का महाधमनी होता है। लेकिन हाँ जो धमनी होता है, महाधमनी होता है ना, उसकी मोटाई थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि भाई हार्ट जब पंप करेगा तो प्रेशर से जाएगा, तो अगर पतला रहेगा तो कहीं पंप फट ना, कहीं आपका ये धमनी फट उठ ना जाए, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर महाधमनी थोड़ा मोटा होता है, और इससे होकर ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ये महाधमनी आगे जाकर छोटे छोटे धमनियों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे धमनियों अलग अलग रास्ता में ये ब्लड चला जाता है, और धमनी से होकर आगे जाकर ये पतली पतली केशिकाओं का रूप ले लेता है, समझ रहे हो। ये धमनी बहुत सारे, ये महाधमनी बहुत सारे धमनी में बढ़ गया, अब ये धमनी पतली 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 केशिकाओं में बढ़ जाएगा, ठीक है। पतली पतली केशिकाएं मतलब एकदम पतला पतला, जिससे होकर खून पूरे शरीर में जाएगा। अब वो केशिकाएं आगे जाकर किसका निर्माण कर लेगा, शिराओं का निर्माण करेगा, यानी आगे जाकर क्या बनाएगा, शिरा बनाएगा। और अब वापस जो पूरे शरीर में जो रक्त घूम लिया, अब शिराओं के माध्यम से फिर से हमारे हृदय में आ जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है, जाने का और आने का, समझ लो, अभी भी रुका नहीं है, पूरे शरीर में घुमा देखो। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये बोलते हैं महाशिरा, क्यों, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है, ये धमनी बहुत मोटा होता है, इसलिए बोलते हैं महाधमनी। अब महाधमनी आगे छोटी छोटी पतली पतली धमनियों में बढ़ती है, और ये महाशिरा क्योंकि ये बहुत मोटा सिरा है जो हृदय में एंट्री कर रहा है, देखो हृदय में यहां से ब्लड एंट्री कर रहा है, इसको बोलते हैं महाशिरा। पूरे शरीर से रक्त घूम घाम करके, ठीक है, महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग के महाशिरे से और यहां शरीर के निचले भाग के महाशिरे से ब्लड एंट्री करता है, यानी एक तो वापस जब खून आता है इधर से भी आता है और इधर से भी ये हमारे हृदय में घुस जाता है। फिर आप वही काम फिर से देखो, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व अभी बंद रहेगा, जैसे यहाँ पर ब्लड ज्यादा हो जाए, खून ज्यादा हो जाए, बल्ब खुल जाएगा और रक्त इधर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके रक्त इधर आने लगेगा और ये पूरा रक्त इसमें जम जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। अब ये देखो फिर से वही वाला काम दोहराएगा, फिर से अब रक्त जम गया तो फिर से हृदय क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, धड़क करके धड़क रहा है, तो जैसे हृदय धड़केगा तो ब्लड को क्या करके दबाएगा और ये फिर से वापस पूरे शरीर में जाएगा और उसी फिर घूम घाम के यहां से यहां आएगा, ठीक है। दबा रहा है तो दो काम हो रहा है, यहां पर स्टोर हो रहा है ना, यहां पे आ गया, अब यहां पे आने के बाद दब रहा है तो दो जगह से खून निकल रहा है, समझ लो, दो जगह से रक्त जा रहा है, एक यहां से जा रहा है जो कि पूरे शरीर में घूम रहा है और यहां वाला जो ब्लड है जो आपका वी ऑक्सीजनित रक्त है, यहां देख सकते हो जो आपका दायां नीलाई में जो रक्त स्टोर हो रहा है ये वाला अब ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे करके जैसे ही दबाया ना तो एक तो ये पूरा शरीर में चला गया, अब ये वाला रक्त क्या होगा, यही रह जाएगा क्या पूरे शरीर में, तो अब ये जाएगा नहीं क्योंकि अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है जो पूरे शरीर से घूम घाम के आया है। तो ये बेटा आपका देख रहे हो ये एरो वाला यहां से होकर के ये निकल के फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां चल जाता है, हमारे फेफड़े में चल जाता है और फेफड़े में फिर से ये ऑक्सीजन सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड को छान करके निकाल देता है, करके बाहर नहीं करता, करके बाहर निकाल देता है और हम लोग क्या करते हैं इसमें, आप लोगों का जो शुद्ध रक्त है वापस फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से हृदय में आता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, लगातार हर वक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से खून आ रहा है, यहाँ नीचे स्टोर हो रहा है,
दब रहा है, वापस पूरे शरीर में जा रहा है, पूरे शरीर से घूम घाम के दो जगह से यहाँ एंट्री हो रहा है और यहाँ पर ये आपका दायां निलय में जमा हो जा रहा है। अब जैसे हृदय धड़क रहा है तो फिर से ये इधर से खून होके पूरे फेफड़े में जा रहा है और फेफड़े में फिर से शुद्ध रक्त वापस हमारे हृदय में आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हर वक्त चलता रह रहा है। देखो हृदय कैसा धुकुर 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 हो रहा है ना, तो इसी वजह से पंप की तरह हर वक्त ये हो रहा है। जिस वक्त ये धड़कना बंद हो जाएगा तो हम लोग, ये चीज है इसका पूरा कार्यविधि। समझ गए? नाम में कुछ नहीं रखा है, सिंपल सा आपको अगर आप लोग ध्यान से देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ जाओगे। चलिए अब मैं जो आपको दिखाया फिगर में वो शब्दों में दिखाता हूं कि एग्जाम में आएगा तो आप कैसे उसको लिख पाओगे। करें शुरू तो देखो ध्यान है सब। तो हृदय एक पेशीय अंग है। मानव हृदय एक पंप की तरह तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। पंप की तरह ये पंप करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, रुधिर का परिसंचरण करता है, यानी पूरे शरीर में ये क्या करता है, रुधिर को भेजता है। ये बात तो आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे क्या है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने का काम करता है। बायां और दायां, इधर देखो बायां भाग है, बायां अलिंद बायां निलय, इधर क्या है दायां निलय। ये बीच में आप देख सकते हो इस प्रकार के एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकता है। ये तो बहुत जरूरी है भाई। आप समझ लो कहीं अगर कचरा वाला सामान है और अच्छा सामान, तो दोनों को अलग अलग करके रखोगे ना। तो बिल्कुल वही हृदय का पार्ट है कि हृदय में 4 कोष्ठक है ना, ये मान लो हृदय है, ठीक है, आपका ये 4 कोष्ठक बढ़ गया, ये आपका बायां अलिंद हो गया, बायां निलय हो गया, ये आपका दायां अलिंद दायां निलय हो गया। तो ये जो है ये बंटवारे काम करता है। ये जो ऑक्सीजनित रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, दोनों को रोकने से मिलने से क्या करता है, रोकता है बीच का बॉर्डर। तो ही बोल रहा है कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकने का काम करता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, आपको दिखाई दिए 4 कक्ष। ऊपरी 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ऊपर का जो 2 है ये वाला और ये वाला बात कर रहे हैं, ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे ऊपर वाला है तो अलिंद बोलेंगे, तथा निचले के 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिसे निलय का। तो नीचे वाला जो 2 कक्ष है ये वाला और ये वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे है तो निलय बोलेंगे। बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, सिंपल सा। तो ये आपका हृदय का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कैसे हृदय कार्य करता है उससे पहले देख लो क्या क्या है। बायां अलिंद क्या करता है, यह रुधिर को फुफ्फुस से एकत्रित करता है एवं बाएं निलय की ओर भेजता है। बायां अलिंद जो है, बायां अलिंद कौन वाला है, ये वाला, ये क्या करता है, बायां अलिंद का काम क्या है, ये रुधिर को फुफ्फुस से एकत्रित करता है, यानी फुफ्फुस से जो रुधिर आता है बायां अलिंद में आता है और किस में भेजता है, ये बायां निलय में भेज देता है। तो ये वाला है बायां निलय में एकत्रित कर होता है, फुफ्फुस से एकत्रित करता है, यानी यहाँ स्टोर होता है और क्या होता है, एवं बाएं निलय की ओर भेज देता है, बायां निलय की ओर नीचे की ओर भेज देगा, सिंपल सी बात है। अच्छा सर बायां निलय क्या करेगा, तो यह ऑक्सीजनित, बायां निलय कौन वाला है, ये वाला, ये क्या करेगा, यह ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों की ओर भेजता है। जैसे ही पंप हुआ तो जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये क्या किया, पूरे शरीर में भेज देता है। समझ गए, यहाँ पे जो रक्त है आप देख रहे हो महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है ये रक्त, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है दायां अलिंद, तो दायां अलिंद देख सकते हो भाई, ये वाला क्या है, दायां अलिंद है। तो दायां अलिंद शरीर से आने वाले विऑक्सीजनित रुधिर को एकत्रित करता है एवं दाएं निलय की ओर भेज देता है। ये क्या करता है, पूरा शरीर से जो विऑक्सीनित रक्त है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है या फिर कह सकते हो जो अशुद्ध रक्त है वो यहां पर आता है और यहां से होकर दायां निलय में आ जाता है। जैसे ही पंप होता है फिर दायां निलय से पूरा शरीर क्या बोलता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में चल जाता है। वही काम करता है दायां निलय। क्या करता है दायां निलय, कि यह विऑक्सीनित रुधिर को फुफ्फुस की तरफ भेजता है, फुफ्फुस की तरफ भेजता है। ये क्या करता है, जो विऑक्सीनित रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, उस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस की ओर भेज देता है। ही है ये, ठीक है। अच्छा इसका कार्यविधि क्या है, तो जरा इसका कार्यविधि भी समझ लो। चलिए अब आप लोगों को इसका कार्यविधि हम दिखा देते हैं, क्या है इसका कार्यविधि। हृदय कैसे कार्य करता है मैं पढ़ूंगा, समझ जाओगे, सिंपल मैं पढ़ देता हूं, देख लो। हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। क्या करता है हृदय, धमनियों के माध्यम से, ये देख रहे हो धमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को, बायां निलय कौन वाला, ये वाला, ऑक्सीजनित रुधिर को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है। तो वही यहां लिखा हुआ है। ये धमनियां आगे जाकर बहुत छोटी छोटी पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाती है और ये जो धमनी है आगे जाकर बहुत पतली पतली छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाता है, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और इनके माध्यम से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी अन्य पोषक तत्व है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू से, वही महाधमनी आगे जाकर छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ता है और ये पूरे शरीर में ये रक्त फ्लो होता है। भाई रक्त का प्रवाह तो हर वक्त पूरे शरीर में हो रहा है ना। उसके बाद केशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके
पुनः जुड़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं आपको कहा, देखो ऐसे समझ लो, ये क्या है, पूरे महाधमनी है जो शरीर से निकला, हृदय से निकला। अब ये छोटे छोटे धमनी में बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे धमनी में बढ़ जाएगा, जिससे होकर ब्लड जाएगा। अब ये धमनी के आगे पतली पतली केशिकाओं में बढ़ जाएगा, केशिकाओं में बढ़ जाएगा इस प्रकार से। अब ये सारी केशिकाएं मिलेगा और किसका निर्माण करेगा, ये आपका सिराओं का निर्माण करेगा। सब मिलकर क्या करेगा, सिराओं का निर्माण करेगा, और सिराओं के माध्यम से रक्त फिर वापस हमारे शरीर में, सॉरी, हृदय में एंट्री मार देगा। वही चीज है, पदार्थों को एकत्रित करके पुनः जुड़ने लगती है, वह सिराओं का निर्माण करती है। कौन, केशिकाएं। अपशिष्ट पदार्थों को, अब केशिका हो क्या है, हृदय से ब्लड निकला, महाधमनी से, धमनी से होकर पूरे शरीर में घुमा। अब ये धमनियां आगे जाकर छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ गया, केशिकाएं भी पूरे शरीर में घूम रही है अच्छा रक्त को लेकर के। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या, केशिकाएं जुड़कर सिराओं का निर्माण कर ली। अब सिराओं के माध्यम से जो विऑक्सीनित रक्त है, जो पूरे शरीर में घूम के कचरा मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको लेके वापस हृदय में आ रहा है, या सिराएं ले आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर महाशिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। यहां पर अशुद्ध रुधिर एकत्रित होने के बाद दाएं निलय में चला जाता है, और इस प्रकार देख सकते हो महाशिरा के माध्यम से जो विऑक्सीनित रक्त है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो यहां पर स्टोर होता है, और ये वापस कहां चल जाता है, दायां निलय में चला जाता है। वही यहां पे लिखा हुआ है। अब दायां निलय विऑक्सीनित रुधिर को पंप करके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेजता है, और बायां जो दायां निलय है क्या करता है, पंप होता है। तो पंप होता है तो यहां वाला जो रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो पूरे शरीर से वापस आ रहा है, ये क्या, ये पंप होके वापस फेफड़े में फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से चला जाता है। वही लिखा हुआ है। फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ऑक्सीजनित रुधिर वापस बायां अलिंद में आ जाता है, और फेफड़े से फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से जो ऑक्सीजनित रुधिर है, यानी जो अच्छा रुधिर है, यानी जो ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर है, वो वापस हमारे हृदय में यहाँ पर देख सकते हो बायां अलिंद में आ जाता है, और वहां से बायां निलय में आ जाता है। देख सकते हो लिखा है, एकत्र होकर बायां निलय में पहुंच जाता है। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार यह क्या होगी, यह क्रिया हमेशा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा उसी दिन जब हम लोग। यह पूरा हृदय का कार्यविधि। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझे, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। किन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। चलिए तो न्यूरॉन के बारे में देखते हैं और उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या है न्यूरॉन, कैसे वो कार्य करता है, सब कुछ। तो न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो देखो ये है हमारा न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जो ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप छाप लोगे। इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले देख लो। इसमें है एक जो बीच में है, उसको बोलते हैं केंद्रक। ये जो सिरा सिरा जैसा पतला पतला धागा जैसा निकला, इसको बोलते हैं द्रुमिका। ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकाकाई। और ये जो रास्ता से होकर जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये जो रास्ता होकर जा रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये जो सिरा है आपको दिख रहा है, ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। यहाँ पर यही कुछ चीज है, छोटा सा है, देख लो इसको। ये भी एग्जाम में 5 में पूछ सकते, क्या है देखो। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र क्या है भाई, तंत्रिका तंत्र के एक पूरा जाल है। ये क्या, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल है। इस प्रकार के असंख्य लाखों तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में है, जो आपस में मिलकर एक क्या बनाती है, जाल बनाती है। और क्या करती है सर, सूचनाओं को पहुंचाती है शरीर से एक जगह से दूसरा जगह, हर एक जगह इस सूचनाओं का प्रवाह करती है। यानी हम लोगों ने क्या भाई, वहां देखा समोसा बेच रहा है, तो ये कैसे जाएगा, यही तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही एक जगह से जाता है। वही चीज बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका के भाग क्या क्या है, तो एक द्रुमिका है, कोशिकाकाय है, तंत्रिकाक्ष है जिसको हम लोग एक्सोन बोल रहे हैं, ठीक है, तंत्रिकाक्ष, और है अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स, जो बीच दो तंत्रिका कोशिका के बीच का खाली स्थान होता है, ये मैं दिखा। तो सबसे पहले हम द्रुमिका की बात करेंगे। ये क्या काम करता है, तो कोशिकाकाय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचनाएं प्राप्त करती है। ये आप द्रुमिका देख रहे हो, पतला पतला धागा जैसा। तो ये कहां से निकला, यही कोशिकाकाय से निकला है ना। तो कोशिकाकाय से निकलने वाली पतले पतले धागे जैसी संरचना है जो सूचना एकत्र करती है। जैसे आपने किसी गर्म चीज को छू दिया, तो सबसे पहले सूचना कहां पर आया, यहां पर। अरे भाई विकास, तूने गर्म चीज को छू दिया है, हाथ हटा वहां से। ये सूचना मिल गया किसको, द्रुमिका को। अब द्रुमिका क्या करेगा, देखो, कोशिकाकाय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कैसे करंट फ्लो होता है, ये सूचनाएं तुरंत किसको दे दिया, कोशिकाकाय, यानी यहां ट्रांसफर कर दिया। अब ये हर जगह पे पूरा एकदम करंट जैसा फ्लो करे, करंट जैसा दौड़ेगा। जैसे आपके हाथ में पिन चुभा, तो क्या आप सोचते अरे भाई पिन चुभ गया, हाथ हटाना है, ऐसा होता है क्या, नहीं। जैसे पिन चुभा तुरंत हाथ हटाया, क्यों, तुरंत सूचना मिल गई, करंट जैसा। जैसे हमने स्विच दबाया, बल्ब जल गया ना, उसी प्रकार जैसे मुझे गर्म चीज छुआ या जैसे मुझे कोई पिन चुभा, तो मुझे इसकी जानकारी हो गई, हुआ ना।
तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। प्राप्त की गई जो सूचना है विद्युत आवेग के रूप में चलती है किसमें, कोशिका काय में, यानी ये जो आपका दिख रहा है व्हाइट व्हाइट टाइप का, इसमें आपका करंट जैसा सूचना फ्लो होता है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष क्या काम करता है, यानी एक्सॉन क्या काम करता है, ये वाला जो पतला सा है सिरा, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में हो जाता है। क्या बोल रहा है, यह सूचना के विद्युत आवेग को, जो करंट जैसा सूचना फ्लो हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कोशिका काय से, यानी यहाँ ये क्या है, कोशिका काय है, यहां से लेकर ये दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। क्या इस प्रकार से एक ही हमारे शरीर में कोशिका, सॉरी कोशिका न्यूरॉन है, एक प्रकार से हम लोग हमारे शरीर में क्या यही है, एक ही है, नहीं, इस प्रकार से असंख्य है, लाखों है। यहाँ एक खत्म हो रहा है तो इसके बाद और एक आप लोगों का इस प्रकार से शुरू हो जाएगा, समझ लो, इस प्रकार से और एक शुरू हो जाएगा, इस प्रकार समझ लो, ठीक है, पतला पतला सिरा निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार से और एक शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आगे जाके बनाएगा, मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बनाया इसमें, मतलब ये और एक हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये आपका ये इंड हो गया। अब यहां से लेकर सूचनाओं कहां कौन पहुंचाएगा, अगली तंत्रिका कोशिका जो इस प्रकार से बनेगा यहां पर, वहां पर पहुंचाएगा, और इस प्रकार से ये प्रोसेस आपका चलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो वही लिखा है कि तंत्रिकाक्ष क्या करता है, यह सूचनाओं के विद्युत आवेग को, जो करंट जैसा सूचनाएं मिल रही है, जो करंट जैसा सूचनाएं प्रवाहित हो रही है, ये सूचनाओं क्या करती है, ये सूचनाओं को देख सकते हैं कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है, यानी यहां से लेकर के दूसरी न्यूरॉन की जो ध्रुविका होगा और बहुत सारे न्यूरॉन से वहां तक पहुंचा देगा सूचना को, ठीक है। यानी और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में होता है, क्योंकि देखो करंट फ्लो होता है जब तार कनेक्शन होगा तभी ना, तो यहां पर तो जाके रुक जाएगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, यहां तक तो करंट आएगा, लेकिन इसके बाद ये रासायनिक संकेत में बदल जाएगा, यानी रसायन जैसा कुछ फ्लो हो जाएगा और सूचना, समझ रहे हो, जैसे यहां पर जाके तो अटक जाएगा ना, है यहाँ पर अटक जाएगा, यहां से आगे सूचना और नहीं जाएगा, तो इसके यहां तक जैसे ही करंट आएगा और यहाँ पे वो रासायन में परिवर्तन हो जाएगा, और रासायन के माध्यम से दूसरे तंत्रिका कोशिका में चला जाएगा। अंतर्ग्रथन क्या है बता दूं, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसके बाद और एक तंत्रिका कोशिका होगा, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, दो तंत्रिका बीच किसी कोशिका में थोड़ा सा बीच में गैप होगा, और यहीं पर क्या होता है, रसायन में परिवर्तित होता है, करंट है, विद्युत आवेग जो है सूचना होगा वो करंट में वो रसायन में रासायनिक संकेत में परिवर्तन हो जाता है, और उसके माध्यम से दूसरी कोशिका में चला जाता है। तो वो जो खाली स्थान है, यह किसी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के बीच ध्रुविका के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी कह सकते हो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रथन या फिर ऑब्जेक्टिव। बस इतना कर दोगे, इसमें आप लोग आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया क्या भैया, ऑन लगातार बके। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, मानव नेत्र देखेंगे, क्या देखेंगे, मानव नेत्र, यानी विकास सर का आंख। अरे विकास सर का आंख को नहीं देखना है, आप अपना आंख देखो, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं इसमें अगला क्या है। अगला जो है हमारा मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मानव नेत्र यानी हमारे आंख का नामांकित चित्र। चलिए देखते हैं हमारे आंख का नामांकित क्या है। ये देखो, ये सिंपल सा एक फिगर है हमारे आंख का, दिख रहा है, ये हमारा आंख का नामांकित, ये हमारे आंख का नामांकित प्रकार से आप देख सकते। ये जो है आपका पक्षमाभी पेशिया है, ये है क्या है, पक्षमाभी पेशिया है, जो आपका लेंस को पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से देख रहे हो। ये जो है आपका ब्लू कलर का वो पक्षमाभी पेशिया है जो लेंस को पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आप देख सकते हो भाई ये जो है ना आपका, ये जो रेड कलर का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये आपका आइरिस हो जाता है, और ये बीच में जो गुलपुटरी सा दिख रहा है, ट्रैक करता हूँ, ये जो बीच में गुलपुटरी सा, गुलपुटरी बोलता है, तारा बोलो या फिर पुतली बोलो, ठीक है। यहाँ पर के बाद आपका यहाँ पर जलीय द्रव भरा रहता है आंख में, ठीक है। क्या भरा रहता है, जलीय द्रव देख रहे हो। ये हमारा जो लेंस हो गया उत्तल लेंस, ये काचाप द्रव, ये जो पूरा भरा होता है ना, ये काचाप द्रव भरा होता है। पीछे होता है दृष्टिपटल या इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। और ये क्या है, रक्त पटल है, ये आपका श्वेत पटल है, ठीक है। और ये आप इस बिंदु को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अंध बिंदु, ठीक है। और ये है दृक् तंत्रिका, और इसके माध्यम से हम लोग क्या चीज देखते हैं क्या चीज नहीं देखते हैं, सारी सूचनाएं इसी तंत्रिका के माध्यम से दिमाग में जाती है। बाजार में आप जा रहे हो, कोई बहुत ही आप देखे तो सूचना दिमाग में पहुंचा, बाजार में जा रहे हो गुपचुप का ठेला दिख गया लड़कियों को, तो सूचना दिमाग में आपने आंखों से देखा, लेकिन दिमाग में सूचना गई ना, तो इसी तंत्रिका के माध्यम से दृक् तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलो तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं।
तो नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है कितना होता है भाई? 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर ये जो है नेत्र गोलक का समझ लो व्यास होता है। ठीक है। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, कॉर्निया किसे कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत आप देख रहे हो ये वाला, देख रहे हो, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? या स्वच्छ मंडल भी उसको बोलते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है, उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी कह सकते हो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है, पतला सा झिल्ली होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमको दिखता नहीं है, हमारे आंख में सबसे बाहर का एक पतला सा झिल्ली, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। आप देख सकते हो सबसे बाहरी जो परत है ये वाला, ठीक है, आप देख ही तो रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, ये आपको दिख रहा है, ये सबसे बाहरी परत है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा सफेद रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। स्क्लेरा जो होता है ना, सफेद रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, आप देख सकते हो आंख के साइड साइड में, ठीक है, आंख के साइड साइड में आपका आइरिस के बाहर, समझ लो ये आपका क्या है? ये आपका आइरिस हो गया ना, ये आइरिस। अब इसके बाहर आप देख सकते हो ये वाला एरिया, ठीक है, आइरिस आप देख सकते हो, जैसे हम लोग आंख के बीच में जो गुलपुत्री सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। अब पुतली के ऊपर एक गोला होता है, किसी का हरा होता है, किसी का भूरा होता है, ऐश्वर्या राय राय का कुछ और होता है। राय का आंख देखे हो ना, अलग टाइप का दिखता है। अब उस रंग के बाहर भी एक सफेद टाइप का होता है, ठीक है, जो अपारदर्शी होता है, यानी उससे होकर आपका प्रकाश नहीं जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांच, स्क्लेरा बोलते हैं। समझ लो हमारा आंख का सफेद भाग आप दिख रहा है, देख लो मेरा ध्यान से देखो, पता नहीं अंधेरा, सफेद टाइप का जो भाग दिख रहा है, सफेद टाइप का, ठीक है, देख लो सफेद टाइप का जो दिख रहा है, ठीक है, वो होता है स्क्लेरा। चलो प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। परितारिका क्या है? परितारिका या आइरिस, तो आप देख सकते हो यह एक गहरे रंग की पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका क्या करता है? परितारिका छोटा और बड़ा होकर के पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आइरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस, ठीक है, और इसी से हम लोग का आंखों का रंग इस पर डिपेंड करता है कि किसका आंख का रंग कैसा है। तो जैसा आपका आइरिस का रंग, परितारिका का रंग है, वैसे ही हमारे आंख का रंग होता है। समझ गए? अगला, हमारे आंखों का विशेष रंग परितारिका के रंगों पर ही निर्भर करता है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, पुतली। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल बीच में गुलपुटरी, जिसको मैं बोल रहा हूं, काला सा बिंदु एकदम, ठीक है, वो उसका नाम है पुतली। एकदम आप देखोगे ना अगर ध्यान से आंखों में, एकदम बीचों बीच, बड़ा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा बिंदु सा होता है, इसको बोलते हैं पुतली। और हमारी आंख में अगर प्रकाश एंट्री करता है, इसी पतला सा पुतली से होकर एंट्री करता है। तो मेरे तो ही लिखा है पुतली। क्या है पुतली? देख रहे हो ये वाला, यहाँ बीचों बीच अब जिसको तारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ ब्लैक कलर का होता है एक, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पुतली। तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और यह परितारिका के बीच में से होता है। देख सकते हो भाई, ये क्या है? आइरिस यानी परितारिका, और उसके बीच में क्या है? पुतली है। प्रकाश की मात्रा तेज होने पर पुतली अपने आप सिकुड़ जाती है, तथा प्रकाश की मात्रा कम होने पर यह फैल जाती है। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? हम लोग जब घर से बाहर धूप में निकलते हैं, ठीक है, तो हमारा आंख थोड़ा सिकुड़ जाता है। अब चलो, अब वहां जो काम होना था हो गया, वहां पर पुतली क्या? सिकुड़ गया हमारा, पुतली छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत प्रकाश है, सूरज का रोशनी मिल रहा है, तो पुतली छोटा हो गया क्योंकि कम प्रकाश चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आप घर में घुसे तुरंत, तो आपको दिख रहा अंधेरा, अरे जाके हचमचा के धपका किसी से, भाई क्या हो गया, मतलब टकरा गए, आपको दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पुतली छोटा हो चुका है, और पुतली छोटा होने की वजह से चूंकि रूम में प्रकाश काफी कम है, और इस वजह से पुतली के अंदर प्रकाश और भी काफी कम जा रहा है, क्योंकि पुतली पहले से छोटा हो चुका है। बाहर प्रकाश ज्यादा था तो चलो जा रहा था, इसलिए छोटा हो गया था, लेकिन घर के अंदर तो प्रकाश कम है ना, सूर्य जितना तो नहीं है। अब क्या हो गया? पुतली से प्रकाश कम जा रहा है, और इस वजह से हम लोग को चीजें क्लियर नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़ा देर जब हम लोग रह जाते हैं, तो पुतली अपने आकार को एडजस्ट कर लेती है, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग मतलब क्या हो गया, वही प्रकाश की मात्रा कम होने पर यह फैल जाती है, और प्रकाश की मात्रा ज्यादा जैसे सूर्य की होती है, वहां पर यह सिकुड़ जाती है। नेत्रोद क्या है? यानी एक्वस ह्यूमर, यह कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग होता है। इसमें एक तरल पदार्थ होता है जो आंख के अग्रखंड में भरा रहता है। क्या बोल रहा है? ये जो नेत्रोद है, तो आप ये जो जलीय द्रव है ना, इसी को हम लोग नेत्रोद कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो कॉर्निया, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो कॉर्निया है, ठीक है, और आपका लेंस, ये जो लेंस है, इसके बीच का जो द्रव है, जो जलीय द्रव दिख रहा है, ये वाला, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। ठीक है, ये क्या लेंस को
सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कहता है लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या करता है, लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। काचाभ द्रव, कचाभ द्रव आप देख सकते हो भाई। ठीक है, अब नेत्रोद मैंने बताया ना, देखो नेत्रोद ये वाला है, ये वाला एरिया नेत्रोद, जहां पर काचाभ द्रव आपका होता है ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, काचाभ द्रव यहाँ पर आपको लिख रहा है, यह है काचाभ द्रव। यहाँ पर जो आपका द्रव भरा हुआ है, पूरा आंख गोल है, और आंख के अंदर तो द्रव है ना, कि है ही नहीं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव। तो देखो, यह रेटिना और लेंस के पीछे का भाग होता है। ये रेटिना, रेटिना मतलब समझ रहे हो भाई, जहां ये है, और ये लेंस, लेंस के पीछे का भाग को क्या बोलते हैं, कांचाभ द्रव। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, इसमें क्या पूरा लिक्विड भरा रहता है। यह आंख के आकार को बनाए रखने के लिए अंदरूनी हिस्से को भर कर रखता है, और आंख का आकार गोल है। साथ ही साथ क्या, शॉक एब्जॉर्बिंग का भी काम करता है, यानी शॉक को एब्जॉर्ब करता है, झटका जो लगता है ना आंख में, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये काचाभ द्रव जो है ये आपका, ठीक है, क्या करता है, ये आंख को गोल बनाए रखता है, और साथ साथ ये शॉक को भी अब्जॉर्ब करता है, कुछ धक्का लगता है तो वहां सुरक्षा करता है। उसके बाद पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, आप देख सकते हो पक्षमाभी पेशियां क्या है, तो बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये देखो पक्षमाभी पेशियां लिखा हुआ है, पक्षमाभी पेशियां ये है, ये जो लेंस को पकड़े हुए रहता है। पक्षमाभी पैसा, पैसा नहीं भाई, पक्षमाभी पेशियां ये क्या करता है, देखो लेंस को पकड़े हुए है। पक्षमाभी पेशियां जो है, ये देखो व्हाइट कलर का, जो ब्लू, उसके बाहर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, वो क्या है, पक्षमाभी पेशिया है। क्या काम करता है, तो देखो, यह अपने सिकुड़न और विस्तार से लेंस के फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। जैसे पक्षमाभी पेशिया सिकुड़ जाएगा तो लेंस दब जाएगा, मोटा हो जाएगा। पहले मान लो लेंस ऐसा है, ठीक है, अब ये आपका चारों तरफ पक्षमाभी पेशिया, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, ये पक्षमाभी पेशिया, मतलब इसको, अरे भाई ब्लू, ओ, ये मान लो क्या है, ये ब्लू कलर का पक्षमाभी पेशिया है। जैसे ही पक्षमाभी पेशिया दब जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा इस प्रकार से मोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मोटा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेंस, क्योंकि पक्षमाभी पेशिया सिकुड़ गया, अब मोटा हो गया तो भाई इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, घट जाएगा। इसी प्रकार जब ये सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा, तो पक्षमाभी पेशिया क्या हो, पक्षमाभी पेशिया जब फैल जाएगा तो लेंस आराम से फिर से लंबा हो जाएगा, फिर से इस प्रकार से लेंस लंबा हो जाएगा। तो पक्षमाभी पेशिया यही काम करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ये अपने सिकुड़न और विस्तार से लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे नेत्र की फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है, तो पक्षमाभी। ठीक है, हमारे आंख के अंदर प्रकाश कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इसकी नियंत्रण कौन करेगा, तो वो पुतली करता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, फोकस दूरी तथा क्या बोल रहा है, जब ये शिथिल रहती है, यानी जब हमारी पक्षमाभी पेशियां शिथिल रहती है, रिलैक्स रहती है, तब लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार से लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, देखो अब ये पतला है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेंस जब मोटा हो जाएगा इस प्रकार से, तो फोकस दूरी क्या होगा, इसका घट जाएगा। और ये जब लेंस पतला हो जाता है तो जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो वक्रता घट जाती है। यानी वक्रता देख रहे हो, मतलब वक्रता मतलब जो गोलाकार है, वक्र भाग है, ये आपका कम वक्र है, ऐसा समझ लो। ये क्या है, ये कम वक्र है, ये क्या है, ये कम वक्र है, लेकिन ये क्या हो गया, ये और ज्यादा वक्र हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएगा तो ये और अधिक वक्र हो जाएगा। तो ही बोल रहा है कि जब शिथिल रहती है, रिलैक्स होता है, तो लेंस पतला हो जाता है, और फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और वक्रता क्या होगा, घट जाएगी। यानी जो वक्र देखो, यहाँ अधिक वक्र है, यहाँ देखो यहाँ क्या कम वक्र है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी जब हमारा आंख रिलैक्स रहेगा, दूर की वस्तु को देखो तो ऐसे करके थोड़ी देखेंगे, सामने की वस्तु को ऐसे करके देखेंगे, दूर का वस्तु देखो बड़ा आंख करके ऐसे करके नहीं, पूरा रिलैक्स रहेगा उस वक्त हम। ठीक है, जब यह सिकुड़ जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी घट जाती है और वक्रता बढ़ जाती है, जिससे हम निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार जब ये सिकुड़ जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा, और फोकस दूरी घट जाएगा तो देखो हम इसमें दूर वाला वस्तु देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या, हम सामने वाला वस्तु ही देख पाएंगे। ये बात समझ में, तो ये चीज है। ये आपका हो गया पूरा पूरी नेत्र का। और साथ में एक रेटिना या दृष्टिपटल, पता ही है, ये एक पर्दे की तरह कार्य करता है। यहाँ पर रहता है जो, जहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, रेटिना पर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दृक् तंत्रिका देखने की संवेदना को दृष्टिपटल से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है। जो दृक् तंत्रिका कोशिका है, ये वाला जो, ये जो है, ये हमारे मस्तिष्क तक जाता है, और ये क्या करता है, ये हम क्या चीज देख रहे हैं क्या चीज नहीं देख रहे, दिमाग को बतलाता है ना। जैसे आपने कोई चीज बाहर में देखा, आप घर में आके पापा को बताओगे, इस प्रकार ये नेत्र क्या करेगा, दिमाग को बताएगा। ठीक है, और इसका फिगर बनाना है तो ये सिंपल फिगर है, आप लोग ठीक है, आसान है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। क्लियर है ना।
चलो एक अंतिम प्रश्न है जो आपका विद्युत परिपथ से एग्जाम में विद्युत सर्किट भी बनाने देता है, विद्युत परिपथ भी बनाने देता है। तो ये 2 या 3 में पूछ सकता है विद्युत परिपथ बनाना, तो इसको भी आप लोग देख लो। ठीक है, विद्युत परिपथ कैसे बनाओगे देख लो। तो किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, तो हम श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। एक हो गया क्या, ये 3 प्रतिरोध हो गए। कितना कितना का हो गया भैया, तो एक आपका हो गया 5 ओम, एक आपका हो गया 8 ओम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में इस वजह से ऐसा, पार्श्व क्रम में होता तो भाई एक के नीचे दूसरा होता 12 ओम, है ना। अब क्या बोल रहा है, एक प्लग कुंजी कुंजी भी है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में संयोजित है, साथ ही साथ एक 2 वोल्ट का 3 सेल की बैटरी है। ये आपका यहाँ हो गया, ये आपका ये। अच्छा हम सेल लगा देते हैं, इसमें बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो बैटरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये आपका 3 सेल की बैटरी होगी। ठीक है, 3 सेल हो गया ऐसा, ये आपका एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल, 3 गो सेल हो गया। 3 गो सेल करके बोल रहा है क्या, 3 सेल में हो रहा है ना 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट का 3 सेल, तो टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा, 2 2 2 3 सेल है तो 2 3 6 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एक प्लग कुंजी भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कुंजी लगा दिया, ये आपका परिपथ पूरा हो गया। हाँ, अगर आमीटर बोलता तो मैं यहाँ पर आमीटर जोड़ देता, अगर वोल्ट मीटर होता तो यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर लगा देता, यहाँ पर एक लगता, यहाँ पर एक लगता और यहाँ पर एक लगता वोल्ट मीटर, इस प्रकार से आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर और आमीटर लगाने आप लोगों को नहीं बोला था, इस वजह से वोल्ट मीटर और आमीटर मैंने नहीं लगाया है। ये सिंपल सा फिगर हो गया। अच्छा धारा बहेगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। धारा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, सॉरी पॉजिटिव से निकलता है, प्रकार से जाता है। धारा क्या बह रहा है, मैं मान लेता हूँ धारा कुछ भी बहेगा, अभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इस प्रकार से धारा निकलेगा, धारा आगे वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका विद्युत परिपथ हो गया, समझ गए। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 2 वोल्ट की 3 सेल है तो 2 वोल्ट का 3 सेल का बैटरी, 2 2 करके 6 वोल्ट हो गया। एक कुंजी लगाना था, बस इतना ही करना था। तो ये था दोस्तों, आगे इस प्रकार से और भी जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग हम बताएंगे। चैनल पे बने रहिए, पहली बार आए हैं तो भाई जुड़ना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इससे एग्जाम में आप लोगों का जरूर फंसेगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी महत्वपूर्ण है, हृदय वाला, न्यूरॉन वाला और मानव नेत्र वाला और ये परिपथ, ये तो कई बार एग्जाम पूछा गया, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।